नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के हिस्ट्री के बारे में। इसमें मेन रूप से दो टॉपिक दिए गए हैं, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री। जिसका मतलब है कि देश में किस प्रकार से एकीकरण हुआ आज़ादी के बाद में, और रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कब बने, कौन सा बना, क्या कारण रहे उन्हें बनने के, क्या आधार रहे बनने के, कौन कौन सी कमेटी बनी, चाहे वो जेपी कमेटी हो, जेबीपी कमेटी हो, सेंट्रल कमेटी हो, चाहे अजहर अली कमीशन है, 3 कमीशनों का मोस्टली ध्यान रखना है। और फिर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 1957 ये आया था, और इसके बाद जो स्टेटों का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो आज तक फिर से चालू है। लास्ट बना था 5 अगस्त 2019 में, और इसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव इनको मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बनाई थी, उसका भी ध्यान रखना है। तो हमें इसको 14 राज्यों से जो स्टेट जो सफर हुआ था उसकी शुरुआत करके वर्तमान के जो राज्यों को कंसोलिडेटेड जो है 28 राज्यों 9 यूटी उनके बारे में तक मेंशन करना है। रीऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब मतलब political and administrative reorganization of the states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. Discuss example मिड 19 का मतलब है 1850 से लेकर के अब तक। तो 1850 में अंग्रेजों में जिस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय अंग्रेजों ने उसको अपने जितना कब्जा कर लिया था उतना कब्जा कर लिया था, और बाकी जो रह गया था 1857 के बाद में वो फिर रियासतें बनी रही थी आज़ादी तक, वो स्वतंत्र रूप से, इसलिए 500 रियासतें उस समय थी, लेकिन उसके बाद उनका रियासतें कब्जा ही नहीं थी। तो एक तो ब्रिटिश के डायरेक्ट अंडर आ गया था, एक उनकी यूटी बनी गई थी, एक स्टेट थे यूटी थे उनके भी श्रेणी भी ऐसे करके, और एक रियासत थी। तो अब ये उस समय का लिखेंगे, उस समय का मैप बनाएंगे कि इसमें मैप बनाएंगे अखंड भारत वाला, पंजाब और ये सबको, और लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश का राज था, और जो है ईस्ट इंडिया में इस पार्ट में वो था, जैसे ये संयुक्त प्रांत था, ये मध्य प्रांत हो गया, ये अपन का मराठा वाला हो गया, राजपूताना रियासत हो गई, ये हैदराबाद वाली रियासत है, कश्मीर रियासत है, ये सिंध है। इस प्रकार से लिखेंगे, ये सीधा अंग्रेजों के अंदर था, ऐसे करके हम दिखा देंगे। ये रियासतों की टर्बन को छोटे छोटे रियासत है, बट यार मेंशन करेंगे। और फिर आज तक की चर्चा जो पर हमने डिस्कस की है कि 2019 तक की, इसमें पूरे मेंशन करेंगे इस अवसर में। अब इसके कारणों पर भी चर्चा करेंगे कि कौन से कब को कारण रहे, थोड़ा थोड़ा हिस्टोरिकल कारण है, सांस्कृतिक कारण है, आर्थिक कारण है, जनजातीय कारण है, जनजातीय इसके विकास में किस प्रकार से उन्होंने अपनी मांगे रखी, और झारखंड है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को उदय हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। ये कह रहा है कि भारतीय रियासतों के जो एकीकरण उसमें प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत 1940 के आसपास हुई थी। पहले कांग्रेस ने का समर्थन नहीं किया था, पर बाद में लेटर फेज में कांग्रेस ने खुलकर समर्थन भी किया, पार्टिसिपेट भी किया। अब इसमें जो रियासत थी और एक ब्रिटिश इंडिया के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में जो एरिया था, उन दोनों के अंदर काफी डिफरेंसेस थे। ब्रिटिश रियासतों में तो देशी राजाओं के जो शासन व्यवस्था थी वो चलते थे, उनके जो कानून थे वो चलते थे, और वो उनका एक सुदृढ़ इतिहास रहा है। ये नहीं कि मतलब शैलो इतिहास रहा है, सुदृढ़ बिल्कुल संगठित इतिहास रहा है। और उनका जो जनमानस है उसके सामाजिक, उसके सांस्कृतिक, उसके आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया वाला जो राज्य है, उन पर ब्रिटिश जो कानून है उनका गहरा प्रभाव रहा है। दोनों में एक डिफरेंस था, और इस वजह से उनके कंसोलिडेशन में दिक्कत आई। अब इनको सामाजिक में इनकी जातीय संगठन है, भाषा के आधार पर पुनर्गठन है, उन सब पॉइंट्स को भी लिखेंगे इसमें। और इस समाज सांस्कृतिक आधार पर इस प्रकार से दिक्कत आई। और लास्ट में लिखेंगे कि कुछ एक विविधताएं और ऐतिहासिक विभिन्न भूमिकाओं की वजह से एकीकरण में दिक्कत आई, परंतु हमारे विजनरी लीडरशिप की वजह के अथक प्रयासों के माध्यम से हम भारत को एक अखंड संप्रभु राष्ट्र बनाने में कामयाब है। ये हमें इसमें कंक्लूड करना है। ये दोस्तों
ये भूदान, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने 1954 के आसपास चलाया था पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से, इससे तो इंट्रोडक्शन देना है हमें, ठीक है। वो दरअसल उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके बारे में चर्चा कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स एंड दियर सक्सेस, इसमें दो चीजें, इसके उद्देश्य क्या थे और इसकी सफलता मिली क्या नहीं मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, ये दो तीन पॉइंट रहेंगे इसमें। इसके ऑब्जेक्टिव थे देश में जो संसाधन है उनका समतापूर्ण वितरण करना, देश में एक साम्यपूर्ण समाजवाद की स्थापना करना, लूट खसोट या कम्युनिस्ट तरीके से देश में न्याय की स्थापना करने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर देश में सामाजिक ये उद्देश्य लिखते जाएंगे इसमें। और गरीबों का कल्याण करना और जो समृद्ध लोग हैं उनमें ट्रस्टीशिप की भावना विकसित करना, ये सब चीजें इसके उद्देश्य है। इसके बाद लिखने इसकी सक्सेस, ये कुछ हद तक सक्सेस रहा था। कुछ एरिया में लोगों ने ग्राम जो जो जिनके पास है जो पुराने सामंत थे, जमींदार थे और जो राजा थे उनके पास जो जमीन थी उन्होंने कुछ हद तक दान की थी और उससे लोगों में बंटवारा किया गया था और इससे दोनों वर्गों के मध्य में एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट के स्थान पर क्लास हारमोनी डेवलप हुई थी। व्हाट, अब इसका हम एग्जामिन करेंगे कि एग्जामिन, तो इसका एग्जामिन हम करेंगे तो एग्जामिन करने के लिए लिखेंगे कि इसमें ये दिक्कत आई थी। दिक्कत क्या आई थी कि लोग बागों ने क्या हुआ था, एक पहली बात तो दान नहीं दिया था, बहुत कम दान दिया था, बहुत कम पार्टिसिपेशन किया था, एक। दूसरा नेक्स्ट पार्टिसिपेशन हो गया पहला। दूसरा ये कि लोगों ने जो दान दिए थे दरअसल वो भूमि की निम्न गुणवत्तापूर्ण भूमि थी, अनुर्वरक भूमि थी। वैसे ही जो बैरन लैंड थी उसको दान दिया, रेदर देन की अच्छी फर्टाइल लैंड को। तीसरा, लोगों का जो है जो रेसिपिएंट थे वो उसकी बेटर ढंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी और टारगेटेड ढंग से उनको डिलीवरी नहीं हो पाई थी, इसलिए से लोगों में इनके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं आया। ये हमें इसके लिखना है, इसके फ्लॉज लिख लीजिए, इसके परिणाम हम इसमें लिख सकते हैं। कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि गांधी जी की एक अच्छी फिलोसफी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित था, परंतु इसको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और इसको हम वर्तमान के संदर्भ में कोविड और इसमें लोगों ने जो हेल्प की है उससे जोड़ करके वर्तमान में जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट, इसका दोस्तों ऑक्सफैम की रिपोर्ट का मेंशन करते हुए लिखेंगे इसमें जो बढ़ती हुई असमानता दिखाई है उसको समाधान करने के लिए ये अभी भी हमें एक मार्गदर्शक, एक लाइट हाउस के रूप में काम करती है, ये हम इसमें लिख सकते हैं कंक्लूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोगन जय जवान जय किसान। दोस्तों ये दरअसल 1965 की जो लड़ाई है उसके दौरान शास्त्री जी के द्वारा दिया गया जो स्लोगन है उसके बारे में दिखाया गया है। उस समय दरअसल इंडिया में दो समस्याएं बहुत आ रही थी। एक तो भुखमरी की आ रही थी क्योंकि देश में इतना पर्याप्त मात्रा में भी खाद्यान्न पैदा नहीं हो रहे थे कि लोगों की हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके। तो उस दौर में किसानों को प्रमोट करना, किसानों को मोटिवेट करना अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए काम बन गया था सरकार का। दूसरा, पाकिस्तान पहले सबसे पहले चाइना ने 1962 का वार इम्पोज किया था इंडिया के ऊपर, फिर उसके बाद 65 में पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया था। तो इंडिया के लिए आवश्यकता हो गई कि अपनी सॉवरेनिटी को, अपने बॉर्डर को, अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करना एनिमी से। तो इसके लिए जवानों को, फोर्सेज को मोटिवेट करना, ये भी बात सरकार का एक महत्वपूर्ण जो है मोटिव या फिर काम बन गया था। तो इन दोनों महत्वपूर्ण चीजों को टारगेट करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसमें जय विज्ञान भी जोड़ा गया था। इसको भी आप मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, एक लाइन में नोट लगा के विज्ञान का नारा दिया गया था परमाणु परीक्षण के बाद में 1998 में। और इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ने इसको जय अनुसंधान पर भी हमने इसमें इसको जोड़ दिया है। तो इसको हमें जोड़ना कि एक भारत के समय समय की आवश्यकताओं को और सरकार के लक्ष्यों को दर्शाने के लिए ये नारा दिया गया था और ये एक सतत इवेल्यूशन वाला नारा बन गया है, ऐसा इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद टू फ्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। दरअसल ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री, उससे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। उन सब इसके जो अखबार थे अल हिलाल, अल बिलाल,
उन कंट्रीब्यूशंस को जो मैंने 3-4 पॉइंट गिनाए इनको लेकर के, और किस प्रकार से इन्होंने आईआईटी, आईआईएम और इनमें महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए, उन सब चीज़ों को लिखना है। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत विभाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, critically examine the compulsion with promoted India to play, oh sorry एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पर, analyze the circumstances that lead to Tashkent agreement in 1966, discuss the highlights of the agreement। दोस्तों, भारत 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें दरअसल कुछ जो है एरिया पाकिस्तान ने इंडिया का कैप्चर किया था, कुछ एरिया इंडिया ने पाकिस्तान कैप्चर किया था। और 1966 में हुई थी ताशकंद में मीटिंग, जिसमें सऊदिया, रशिया का यूएसएसआर भी उसमें पार्टी था। तो इसमें दरअसल इंडिया का से कहा गया था कि यहाँ पे जो है इंडिया के जो कैप्चर एरिया आपने किया उनको लौटा दीजिए, और पाकिस्तान से कहा कि भाई यहाँ पे उनके जो कैप्चर एरिया उनको लौटा दीजिए। ये बात हुई थी और ये डील को एग्री किया था। तो ये क्या परिस्थिति थी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि ये हुआ था, इसके बारे में ताशकंद एग्रीमेंट है। अब इसके बारे में दोस्तों परिस्थितियाँ लिखी कि इंडिया में जो है फूड ग्रेन की बहुत कमी थी, और इस समय दोस्तों अकाल आया था इंडिया में, और उसके बारे में मेंशन करेंगे। एक था कि वर्ल्ड पावर्स में कोल्ड वार चल रहा था, तो इंडिया किसी में हिस्सा नहीं बनना चाहता था, और ना ही सब कॉन्टिनेंट को किसी युद्ध में झोंकना चाह रहा था। इसलिए वो चाहता था कि सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए सब लिखना ही है, सब कॉन्टिनेंट में शांति बनी रहे और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति बनी रहे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के किसी की तरफ झुके, वो नहीं चाहता था, ना तो खुद झुकना चाहता ना पाकिस्तान को झुकने देना चाहता था। क्योंकि पाकिस्तान अगर किसी के साथ अलाइन हो जाएगा तो इंडिया को मजबूरन किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, या फिर अपने आप को जो मिलिट्री डिफेंस वो बजट है बढ़ाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। फिर है कि इंडिया की जो प्राथमिकताएं थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी, डेवलपमेंट की थी, प्रॉस्पेरिटी की थी, पीस की थी, पंच तंत्र जो हमारे पंचशील के सिद्धांत उनको मेंशन करेंगे, और ये लिखेंगे कि भारत किसी की जो सोवरेंटी उसमें इंटरफेयर नहीं करने की पॉलिसी रही है, इसलिए हम उससे जो ताशकंद का एग्रीमेंट है उस पर हम एग्री कर गए, एक लॉन्ग टर्म पीस एस्टेब्लिश करने के लिए सब कॉन्टिनेंट में, ये कंक्लूड करेंगे इससे। क्रिटिकली एग्जामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्सन बिल प्रमोटेड इंडिया टू प्ले डिसिसिव रोल इन इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। ये पूछा था दोस्तों 1971 के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, कि उसमें इंडिया का क्या योगदान रहा। तो दोस्तों क्या क्या सिचुएशन थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहां से लेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी और भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से बांग्लादेश में एक भारी असंतोष पैदा हो गया, ये इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके बाद देखेंगे भारत की भूमिका, इसमें हेडिंग लगाएंगे रोल ऑफ इंडिया, भारत की भूमिका। तो एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत की भूमिका, भारत ने जो थे माइग्रेट रिफ्यूजी थे उनको शरण दी थी, 2 करोड़ के आसपास लोगों को शरण दी थी। तीसरा, हमने बाकी जो लोकल लोग हैं उनको मिलिट्री सपोर्ट की थी। और चौथा, फिर लास्ट में जब पाकिस्तान ने इन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया इंडिया पर, तो इंडिया ने फिर मिलिट्री में रूप से सपोर्ट किया था, और फिर इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान को सबसे अफगानिस्तान बांग्लादेश को सबसे पहले एक देश की स्वतंत्र पहचान दी, उसकी सरकार का गठन करवाया। और फिर और देश जो भारत के जो मित्र राष्ट्र है उनसे कहा गया कि यहाँ पे बांग्लादेश को स्वतंत्र मान्यता प्रदान करे देश के रूप में, और यूएसएसआर से भी हमें एक आश्वासन मिला था। उन सब चीज़ों को मेंशन करना है कि इंडिया ने किस प्रकार से बांग्लादेश में इंटरनली उसको बनाने में मदद की, बाहर भी आउटर वर्ल्ड से भी उसको मान्यता दिलवाने में भारत ने बांग्लादेश की बहुत मदद की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए इसमें, फिर भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आए या कई बार नहीं आए। पिछली बार 22 में से खास क्वेश्चन नहीं आया था। सिलेबस में हम देखेंगे दोस्तों, सिलेबस बहुत इन्होंने दिया हुआ क्लियर डिफाइन करके कि 18th सेंचुरी इवेंट्स है, 18th सेंचुरी के वही 1712, तो इसमें सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इसमें दोस्तों ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, समाज अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्या कारण है कि वो ब्रिटेन में सबसे पहला पैदा हुई है, और इसके क्या क्या परिणाम हुए, ये लिखना है। ये मतलब इसकी ये डायमेंशन है इस पॉइंट के। दूसरा है वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। अब ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या कारण है, क्या क्या इसका कोर्स ऑफ एक्शन रहा था, क्या इसके परिणाम निकले, सेकंड ऑप्शन का भी यही रहेगा। और या फिर एक क्वेश्चन मैं बहुत दिन से इसकी कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दरअसल सेकंड वर्ल्ड वार है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का ही एक्सटेंडेड था, एक्सटेंडेड वर्जन था बस। ये कि सेकंड वर्ल्ड वार इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, या ऐसे कि सेकंड वर्ल्ड वार की जो जड़ें हैं, जो कारण है,
उनकी वजह फर्स्ट वर्ल्ड वार में थी। ये सब क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसमें कंटेंट एक ही रहेगा तो क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होता है। रीड्रॉ द बाउंड्री, इसमें आज़ादी और डिकोलाइजेशन वाले जो प्रोसेस है उसमें अफ्रीका का वगैरह का जो बाउंड्री वगैरह उसको बनाना है। कॉलोनाइजेशन क्या है, डिकोलाइजेशन क्या है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इसके टूल होते हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशन होते हैं, और क्या इस पर डिकोलाइजेशन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, क्या कारण थे इसके और किस प्रकार से हुए थे, कि भाई क्या कौन कौन से हथियारों को यूज किया गया था, चाहे वो सत्य है, चाहे अहिंसा जो इंडिया वाला टूल है वो हो, चाहे वो मास मूवमेंट हो चाइना की तरह, चाहे वो रक्तपात वाली चीजें हो, इन सब का मेंशन करना है। पॉलिटिकल फिलोसफी, इसमें दोस्तों कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कम्युनलिज्म वही मार्क्स वाला, कैपिटलिज्म एडम स्मिथ और इनका, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, लेजी फेयर, ये टर्म इनका यूज करना है, लेजी फेयर है, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट है। और सोशलिज्म इनका एक बैलेंस मान सकते हैं कम्युनलिज्म और इसका। और नेक्स्ट है देयर इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। ये 22 में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया था, 21वां क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। ये पूछे देयर अरोज सीरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन टू वर्ल्ड वार। ये कह रहा है कि 1900 दोस्तों 1914 में वर्ल्ड वार चालू हुआ था बंद, और 1919 तक चला था, और 1919 से लेकर के और 1939 तक ये इस पीरियड में क्या क्या चैलेंजेस आए थे डेमोक्रेसी के साथ। तो दरअसल ये जर्मनी में नाजी और हिटलर जो किस प्रकार से एंटी डेमोक्रेटिक थे उसके बारे में मेंशन करवा रहा है। ये इटली में जो फासिस्ट गवर्नमेंट थी उसके बारे में है कि उसकी क्या अप्रोच थी, क्या उसके कारण हुए थे, और किस प्रकार की उसकी जो वे ऑफ मॉडस ऑपरेंडी थी गवर्नमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके बारे में करवाना है। फिर इसमें हम एक पॉइंट है जो है स्टालिन और लेनिन के बारे में भी लिखेंगे कि उसमें किस प्रकार से उसकी अप्रोच थी लेनिन की गवर्न करने की, और उनकी विरोधियों को दबाने की कुचलने की जो थी उसको भी मेंशन करेंगे, वो भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं था। और मंदी वगैरह का भी मेंशन हम इसमें कर सकते हैं कि उन्होंने भी डेमोक्रेसी को डेंट तो किया ही था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द फंडामेंटल मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमें लिखना है थोड़ा सा कि ये कब हुआ था, 1774 के आसपास। ये कब हुआ था, 1789 के आसपास है। इसके क्या थे, लिबर्टी, नो टैक्स, नो विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इक्वलिटी, ये इसके नारे थे, और ये लिबर्टी। तो दोस्तों हम इसमें लिखेंगे कि ये इनके एवोल्यूशन थे। इसके बारे में फिर हमें डिटेल चर्चा करनी है प्रिंसिपल्स के बारे में कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो किस वैल्यूज पर खड़ी है। तो वो वैल्यू पर खड़ी है इक्वलिटी के पे, वो वैल्यू खड़ी है लिबर्टी के पे, लिबर्टी में पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लिबर्टी को सोशल या कम्युन एक यूनिटी के रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब है कि सब लोगों को प्रेम भाईचारे से साथ मिलकर के रहने वाली बात है। ज्यादा देन की किसी अथॉरिटी के द्वारा गवर्न करे, उससे बेटर है कि आप सब मिलकर के। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका मेंशन करना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉमन बिल है कॉमन बिल एक नेशनल लेवल की जो बिल बन जाएगी वही देश को आगे एक साथ जोड़ करके रखने में काम करती है। तो ये कह रहा है कि आधुनिक भारत के राष्ट्रों की जो आधारशिला है, जैसे कि जो प्रिंसिपल्स है नेशनलिज्म का, वो यहाँ कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। फिर भी हम इसमें मेंशन करेंगे कि हाउ एवर इंडिया केस डिफरेंट, इंडिया सिंस द सिविलाइजेशनल टाइम इट इज ऑलवेज बीइंग ए नेशन। अब इसको हम लिखना है कि क्यों नेशन रहा है, ये राष्ट्र की इसमें क्या संकल्पना दी गई है, इसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं अर्थशास्त्र वगैरह का उदाहरण दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन जिसके ऊपर चर्चा करते हैं वही है कि भाई ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुई थी, राधा वाई इंडस्ट्रियल लेबर, सॉरी एक अलग क्वेश्चन है, वाई इंडेंशियल लेबर वर वाज टेकन वाई ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले वर्ड मैप बनाना है। वर्ड मैप बना करके ऐसे करके यहाँ भी गए इंडिया के इंडेंशियल लेबर, यहाँ आए, यहाँ भी गए थे गुआना में, सुरीनाम, मॉरिशस,
और ये यहाँ लिखना है इनका। इनका हमें मेंशन करना है कि इंडिया के जो निर्णय चले वाले वो यहाँ आए। अब वो क्यों आए थे? तो ये आए थे दोस्तों यहाँ पर जो है प्लांटेशन, प्लांट क्रॉप करने के लिए। जैसे यहाँ पर गन्ना की खेती के लिए, शुगर केन, यहाँ पर रबर की खेती के लिए है। यहाँ में इन क्षेत्रों में भी चाय, कॉफी, रबर, इनकी खेती करने के लिए इनको लाया गया था। और लेबर वर्क करवाने के लिए, चाहे वो और भी लेबर वर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, घरेलू कामकाज के लिए अंग्रेजों के यहाँ रखने के लिए हो, या फिर और इंडस्ट्री में लो लेवल की जो वेजेज थी उनको करवाने के लिए इंडिया से भारी मात्रा में इंडियन लेबर को भेजा गया था। उनके उदाहरण दे देंगे कि किस प्रकार से आजकल के देशों में इनकी पॉपुलेशन है, सिग्निफिकेंट इनका नंबर है वहाँ पर। क्या ये प्रोटेक्ट हुए? दोस्तों इसके दोनों पॉइंट में लिखना है कि कुछ हद तक हुए हैं, कुछ तक नहीं हुए। आज भी हम लिखेंगे कि आज भी इनके नाम है, इनकी जो सांस्कृतिक जीवन की जो दिनचर्या है, त्योहार, पर्व है, उत्सव है, ये सभी है वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। परंतु इनकी जो भाषा संस्कृति है और कुछ हद तक इनका खान पान काफी हद तक ब्रिटिश और लोकल जो परिस्थिति है उनके कारण प्रभावित हुई है और बदलाव आया है। ये हम मेंशन करेंगे। एक बैलेंस एप्रोच लगेंगे कि कुछ हद तक कुछ मूल्यों को बचाने में कामयाब रहे, जबकि कुछ मूल्यों ने समय के साथ में और भौगोलिक दूरी के साथ में उनका प्रभाव खो दिया है। ये हम इसमें मेंशन करेंगे दोस्तों। What problems were German do to the decolonization process of Malaya Peninsula? ये दोस्तों कह रहा है कि मलाया जो पेनिनसुला है इसके डिकोलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कठिन क्यों हो गई थी। दोस्तों मलाया पेनिनसुला, इसमें वियतनाम सबसे पहले मलाया पेनिनसुला क्या है, बर्ड ज्योग्राफी में दिखाएंगे। वियतनाम, लाओस है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार, इनको दिखाएंगे। इसमें फिर अमेरिका और इंडिया इनका इंट्रीब्यूशन 17 लैटिट्यूड पे जो इनका डिग्री पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर कम्युनिस्ट अप्रोच, इधर कैपिटल अमेरिका के उसमें सहयोग में उनकी आपस की जो लड़ाई है और 74 तक ये लड़ाई चलती है उसकी मेंशन करेंगे कि इसमें भी। फिर इसमें फ्रांस का भी, इधर म्यांमार में ब्रिटेन्स थे, मलया में इधर फ्रांस थे, जहाँ फ्रांस की कॉलोनी थी सिंगापुर वगैरह में। तो इनकी डिफरेंट कॉलोनीज का एंगेजमेंट है। इधर फिलीपींस में वो थे हमारे अमेरिकन भाई साहब, तो इनका डिफरेंट कॉलोनीज थी। और कम्युनिस्ट वाली जो डिफरेंट जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उसकी वजह से। दूसरा एथिकल जो कॉन्फ्लिक्ट जो डाइवर्सिटी है उसकी पॉइंट लिखेंगे। इन सब पॉइंट्सों को ध्यान में रखते हुए इसकी जो प्रोसेस है इसको टफ हो गया था, ऐसा करके हम इसको कंक्लूड करेंगे। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका was led by new elite of western educated African exam। दोस्तों ये क्वेश्चन था, ये काफी हद तक ऑप्शनल ज्योग्राफी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें ये कह रहा है कि उसमें किस प्रकार से वेस्टर्न जो अफ्रीका है उसमें डिकोलाइजेशन की प्रोसेस क्या आती है, उसमें किस किसका। इसमें दो चार नाम अगर हम लिखेंगे तो बेटर रहेगा। और मैप में तो हम दिखाना है कि इन देशों में। और फिर कारण तो हम लिख देंगे कि भाई वहाँ से मॉडर्न एजुकेशन आई, उन लोगों को सेंसिटिव हुए, अवेयर हुए, और उन्होंने नए नए तरीका से लोगों को मोबिलाइज किया, अवेयर किया और उनको अपने साथ जोड़ा। ब्रिटिशर्स या फिर जो भी वहाँ पर फॉरेन पावर्स थी उनके खिलाफ उन्होंने संगठित किया। इन सबको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट occur in इंग्लैंड। ये क्वेश्चन जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे वही था कि इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट। दोस्तों 3 क्वेश्चन है इसमें। ये यहाँ क्यों हुई थी इसके बारे में बताना है कि इसकी आइलैंड लोकेशन है, इसका जो है जो गौरवपूर्ण क्रांति है वो 1644 में हो गई थी, उसके बारे में करना है। जो चार्टर इनको प्रोवाइड करवा दिया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी वहाँ से। और फिर यहाँ आइलैंड इसके जो आयरन है और जो कोयला है वो एक साथ मिल गए थे उसकी वजह से। और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ावा, मॉडर्न फिलोसफी को फॉलो करना, कैथोलिक चर्च को छोड़ दिया, इन सब चीज़ों को हमें जोड़ना है कि इसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम यहाँ हुई। और इनका फिर हम कॉलोनी से भी जोड़ेंगे कि ब्रिटिश की जो कॉलोनी की प्रोसेस है वो सबसे पहले इन्होंने इंडस्ट्री के लिए यूटिलाइज शुरू कर दी थी। उन कॉलोनी को एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते थे और मार्केट के रूप में वहाँ माल बेचते थे। ये देखना पहले क्वेश्चन पार्ट। दूसरे पार्ट में आएगा लाइफ ऑफ दैट डूइंग इंडस्ट्रियल लेबर की क्या, इंडस्ट्रियल लाइफ क्या थी भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें कहेंगे कि न्यू अर्बन लेबर क्लास का जन्म हुआ। इसकी स्थिति मिजरेबल थी, ना आवास था, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य की फैसिलिटी थी, कच्ची और गंदी बस्तियों में रहते थे, अनह्यूमन
अनह्यूमन कंडीशन में वो रहते थे, इनके बारे में मेंशन करना है। लो वेजेस थी, हाई पॉपुलेशन रेट थी, हाई मोर्टेलिटी रेट थी, इनका मेंशन करना है। नेक्स्ट है हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया प्रेजेंट। तो इसका हम देख सकते हैं कि 40% ऑफ इंडियन अर्बन पीपल लिव इन स्लम एरियाज, और वही कंडीशन है, वही लो पॉवर्टी है, वही हाई मोर्टेलिटी, हाई पुअर पुअर सैनिटेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टू वर्ल्ड वॉर्स। दोस्तों डिस्कस, इसमें पहले में लिखेंगे यस, ये कारण है। तो पहला वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में हमारे भाई साहब जर्मनी के चांसलर जो थे, उनकी जो ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी, उनकी जो गुप्त जो नीतियां उन्होंने की थी और जो अलायंसेज बनाए, उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया था। इस वजह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें बिस्मार्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, यह उसका बहुत बड़ा कारण बिस्मार्क था। दूसरा, फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर करवाएंगे। दूसरे वर्ल्ड वॉर क्यों है? क्योंकि जर्मनी ने वही बिस्मार्क ने किया था, ऐसे ही हिटलर की भी भूमिका थी। उन्होंने जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश और फ्रांस वगैरह ने जो एरिया इनका कब्जा आया था, उसको वापस ले लिया। उनमें जो संधियां की डीमिलिटराइजेशन किया था, वो दोबारा मिलिटराइजेशन करने लग गए थे। हिटलर हिटलर ने ही आगे से अटैक भी किया था पोलैंड पर। तो वहां से शुरुआत होती है, और वही उसी प्रकार की गुप्त संधियां रशिया के साथ में कि भाई आधा पोलैंड आपको दे देंगे, आधा पोलैंड हमला कर लेंगे। वही कि भाई फ्रांस से जब हमारी लड़ाई हो तो आप न्यूट्रल रहना, इटली के साथ में संधि का। इन सब चीजों को मिलाकर वही हिटलर ने किया, वही बिस्मार्क ने किया। तो उन वजह से हम जर्मनी को रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। वट बहुत बड़ा वट है। और नेक्स्ट में लिखना है कि नहीं, देयर इज जर्मनी वाज नॉट द अलोन responsible for two world wars. The same European power and their greed and hunger for power and colonial resources was were responsible for the two world wars. उसमें उदाहरण दे देंगे कि फ्रांस और ब्रिटेन ने किस प्रकार से जर्मनी के साधनों को लूटने के लिए उसके अल्सास लॉरेन और रूर का जो एरिया उस पर कब्जा किया, और उसकी जो कॉलोनी उनको छीना, उस पर अनह्यूमन कंडीशन से फर्स्ट वर्ल्ड वार की टाइम पर डाली गई थी। और इसमें कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक एक्सटेंशन था। और कंक्लूजन ये भी कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के अगर फिलोसफी को अगर हिटलर मानता तो वर्ल्ड वार को टाला जा सकता था। नेक्स्ट है what were the major political, economic, social development the in the world which motivated anti-colonial struggle in India। ये कह रहा है कि उस समय क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स थे वो इंडिया की एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को मोटिवेट किया। दोस्तों मेजर पॉलिटिकल क्या थे कि भाई जापान ने 1905 में रशिया को हरा दिया था, तो वो कि भाई इनकी जो यूरोपिया की इनविंसिबिलिटी थी, ए विजेता थी, उसको उन्होंने मिथ को तोड़ दिया। इधर इथोपिया ने इटली को हरा दिया था उसकी वजह से। और फिर और पॉलिटिकल एक मॉडर्न जो स्टेट की जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था, सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था, कॉमन बिल, इनका महत्वपूर्ण अवेयरनेस है। इकोनॉमिक में वही दोनों वर्ल्ड वारों की वजह से उत्पन्न हुई महामंदी, लोगों की वस्तुओं की महंगाई, उनका योगदान। सोशल डेवलपमेंट में मॉडर्न एजुकेशन और सोसाइटी में अपने अधिकारों के लिए लोगों की बढ़ती मांग, अपने स्टेटस को सुधारने के लिए लोगों की एस्पायरेशन, इन सब फैक्टर्स ने मिला करके इंडिया के जो कंट्रीब्यूशन है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को स्ट्रॉन्ग किया था। उसमें सोशल और कम्युनिस्ट अप्रोच जो बाहर से आई उसको भी हम मान सकते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वर द इवेंट लेड इन ह्यूज क्राइसिस इन 1956? हाउ द डील फाइनल बिलो टू ब्रिटिश सेल्फ इमेज वर्ल्ड पावर। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एपिसोड है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का भी और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी। दोस्तों वह कहता है कि 1956 में ये मिस्र जो था वर्तमान में इजिप्ट है, इजिप्ट जो था ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और जब इसको आज़ाद कर रहे थे 50 में आज़ाद कर दिया था, पर ब्रिटिश ने अपना कब्जा बनाए रखा स्वेज कैनाल पर, क्योंकि स्वेज कैनाल है वो
अफ्रीका कौन यहाँ से, और इसको जोड़ती है एशिया को पूरे को यहाँ से। तो इस पर का जो बनाए रखा था, परंतु ब्रिटेन इजिप्ट ने इसको 1956 में क्या कर दिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, इसको राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्रीय स्वयं को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, सेट घोषित कर दी। इसका ब्रिटेन ने विरोध किया और यूनाइटेड स्टेट में यूएन में इसको इसको उठाया था, जिसमें वो तो सीधी सी बात है, और कंट्री तो यूरोप का ब्रिटेन का साथ देंगी, परंतु इंडिया ने दोस्तों, इंडिया रशिया ने इसका विरोध किया और इंडिया ने इजिप्ट का साथ दिया था उस समय दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के कंट्रीब्यूशन था इजिप्ट के लिए कि उन्होंने ब्रिटिश को उन्होंने कहा कि भाई आप इस प्रकार से अनैतिक रूप से कब्जा नहीं कर सकते, इस पे इजिप्ट का ही अधिकार है, आपने हो सकता है इसको बनाई हो, मेंटेन किया हो, पर अब नहीं, अब हो चुका है आपका, आपको जाना होगा। तो ये कह रहा है कि इसमें ये फाइनल बिलो क्यों था, फाइनल बिलो इसलिए था कि वर्ल्ड लेवल पर उसको हार माननी पड़ी थी और फाइनली उसको इजिप्ट को सौंपना पड़ा, इसलिए बहुत बड़ी हार थी। और उसके बाद फिर एक डेंट तो लगा ही था वर्ल्ड लेवल पर ब्रिटिश को कि भाई इजिप्ट के सामने उसको झुकना पड़ा। ये लेनिन के बारे में क्वेश्चन है कि जो लेनिन की जो पॉलिसी थी 1921 में, उसमें क्या चेंजेस आए थे दोस्तों। 1917 में यहाँ बोल्शेविक और मोल्शेविक क्रांतियां होती है, उसके बाद में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाती है और जो जार का जो शासन था वो खत्म हो जाता है रशिया में। तो उसमें दरअसल होता क्या है कि सारी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर दिया जाता है, कृषि है उसको नेशनलाइज कर दिया जाता है, इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सब में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है सबका, सबको स्टेट और रेगुलेटरी बना दिया जाता है। परंतु लेनिन ने 1921 में 1924 में इसको सुधारा था और उन्होंने लिमिटेड मात्रा में प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट ऑक्यूपेशन उनको अनुमति प्रोवाइड करवा दी, जो कि उस समय ब्रिटेन जो रशिया है उसके डेवलपमेंट में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। सेकंड 1920 इसमें 1929 की जो महामंदी थी उसमें दोस्तों सारे यूरोपियन कंट्री चपेट में आ गए थे, पर रशिया उसमें बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। ये वजह थी कम्युनिस्ट अप्रोच की प्रति अट्रैक्शन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बढ़ता जा रहा था। तो इसमें देखेंगे कि इस वजह से रशिया ने काफी ग्रो किया था और इसी के अप्रोच को इंडिया ने इंडिपेंडेंट इंडिया इसमें देखा ना, इंडिया सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि मिस्र मिस्र एक मिश्रित अप्रोच अपनाई थी, यानी सोशलिस्ट अप्रोच और लिमिटेड मात्रा में कैपिटलिस्ट अप्रोच को भी अपनाया था इंडिया ने। तो वो यही कह रहा है कि उसकी क्या आवश्यकता थी, तो उसकी आवश्यकता थी उसमें मेंशन कर दें कि एक बेटर डेवलपमेंट के लिए, अधिकतम लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, उसकी जो कैपिटलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, देश के डेवलपमेंट है उसके लिए हमने यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर कॉमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान। ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जापान में बाद में आई थी और जो कि यूरोपियन फैक्टर्स है उनसे काफी हद तक डिफरेंट थी। क्या क्यों डिफरेंस थी, तो इसको हम लिखेंगे कि जापान में जो क्रांति हुई थी वो 1876 के आसपास हुई थी। और ये डिफरेंस क्यों थी, क्योंकि इसको एक तो रिसोर्सेज की कमी थी, कॉलोनी इसके पास नहीं थी, कॉलोनी नहीं थी, अपने खुद के रिसोर्सेज भी कम थी, और एक हमारा राजशाही शासन था। और इसके बाद देखेंगे कि इसकी जो थी वो क्यों थी, किस वजह से ओरिएंटेड हुई थी, तो ये एजुकेशन, सेल्फ रिफॉर्म और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वजह से ये क्रांति हुई थी, रादर देन की बाहर से देश के साधनों को, दूसरे देश के साधनों को लूटने के बजाय अपने खुद के सुधार के दम पर ये इन्होंने इंडस्ट्रियल कैपिटल लेके आए थे। और इसीलिए जो जापानी प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी एकदम अव्वल, उनकी कॉस्ट कटिंग पर उन्होंने फोकस किया था, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज और चीज़ों पर उन्होंने सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया था दोस्तों। अफ्रीका was chopped into state artificially created by ancient of European कंप्यूटर। दोस्तों इसमें बेल्जियम में जो सभा होती है उसको लेकर के और डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस तक के बारे में लिखना है। और इसमें सबसे एक मैप ले बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप का और उसमें लिखेंगे कि किस प्रकार से ये मिस्र किस प्रकार से है, लीबिया है, इस प्रकार से जो बाउंड्रीज बनाई है, चार्ड है, सूडान, ये इस प्रकार के बाउंड्रीज बनी है। ये बाउंड्रीज को मेंशन करेंगे थोड़ा सा, इधर सारा लियोन, मॉल्ट्रीनिया, ऐसे करके नाइजीरिया, इनको मेंशन करेंगे। ये बाउंड्रीज है, ये यूरोपियों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, भाई पोलैंड इधर तेरा, डेनिश तेरा इधर, इंग्लिश तुम्हारा इधर, इधर इंग्लिश, इधर जर्मन तुम्हारा, इधर पोलैंड, बेल्जियम, ये कांगो वाला बेल्जियम,
इधर फ्रांस आपका भाई साहब, ये फ्रांस, मोरक्को, मोरक्को फ्रांस के, तो ये सब इधर इटली वाले, तो ये सब चीजें थी वो उन्होंने घर बैठ के अपने सुविधा के हिसाब से बांट लिया था बेल्जियम कॉन्फ्रेंस और इनमें, और देश के साधनों को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साधनों को लूटा था। इस वजह से उसको, ये है यूरोपियन कंपटीशन में कॉलोनियल रिसोर्सेज की जो है रेस, अब अधिक से अधिक देशों को कब्जा करना, उनके साधनों को हथियाना, उस सब की वजह से इसको आर्टिफिशियली बांटा गया था, रादर देन की उसकी ग्राउंड पर जाकर उन्होंने देखा नहीं ना कि कितनी वहाँ, कैसी वहाँ की एथनिसिटी है, कैसी वहाँ की जोग्राफी है, किस प्रकार की वहाँ की कल्चर है, किस प्रकार के लोगों की सोसाइटी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं देखा, उन्होंने अपने साथ बांट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट द मर्चेंट मर्केंटाइलिज्म सबस्टांस। ये दरअसल अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है, बोस्टन टी पार्टी के बारे में मेंशन करना है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला मेंशन करना है, और फिर इसको मेंशन कर देना इसकी भूमिका क्या थी, ब्रिटिश से वो आए थे, उनका कोई लगाव नहीं था, वो ऑप्रेस्ड पीपल थे, वो एक यहाँ पर उनका शोषण होता था, और इन सब चीजों के बारे में मेंशन करते हुए इसको लिखना है। और 1774 76 वाला मेंशन करके आजादी वाला, और बर्ड के लिए टॉप गियर बनी लिबर्टी वाली, यूनिटी ऑफ लिबर्टी, ये बर्ड के लिए डेमोक्रेसी का एग्जांपल बना, इन सबको मेंशन हम कर देंगे दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट वर डिप्लॉय टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये दोस्तों इसमें मार्शल प्लान किया था है, और अमेरिका ने किस प्रकार से इंडस्ट्री को रियायत दी थी, किस प्रकार से गवर्नमेंट आया था, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उन्होंने चेंज आया था, केंसियन फिलोसफी को मेंशन करना है दोस्तों, केंसियन केंसियन फिलोसफी को मेंशन जरूर करना है 1936 में। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट वाली उसकी जो बुक है उसके बाद में मेंशन करना है, और लिखना है कि आधे से अधिक डिप में रियायत दी गई थी, उनको फ्री में लोन बांटे गए थे, लोगों को इनकम इंश्योर की गई थी ताकि वो लोग इंडस्ट्री खरीद सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया था। आज की वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करेंगे।